नहीं जो अभी रिकॉग्नाइज किया है के बाद आने वाले दिनों में आप मजीद कितने अरब ममालिक को ये करते हुए देख रहे हैं, और अब अरब ममालिक के जो इन्फ्लुएंस हैं जहाँ जहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हैं, और दूसरी ओआईसी बनती हुई और पाकिस्तान पे उसके असरात, ये एक जामे क्वेश्चन कर दिया, इस पर आप कवर कर लीजिए। देखिए, पाकिस्तान के हवाले से जितनी मुझे पॉलिसी समझ आई है ना, मुझे लगता है कि हमारी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम अब दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वो सऊदी अरब ने बात करनी है, यूएई ने कुछ करना है, ओमान कुछ करे, बहरीन कुछ करे, कतर कुछ करे, हम बोलेंगे नहीं अब उनके मसाइल में। तो लेकिन हम करेंगे अपनी, यानी हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, लेकिन अगर वो करना चाहते हैं, उनकी मर्जी है तो वो करें, हम मतलब एतराज नहीं करेंगे। क्योंकि इस टाइम अगर और कुछ नहीं भी है तो हमारे वर्कर्स हैं वहां पे, आपको पता है सबसे ज्यादा हमारे वर्कर्स जो हैं वो सऊदी अरब और फिर यूएई में है। उसके बाद हमें ज़ाहिर है उनका ख्याल रखना है, तो ये एक बड़ी वजह है मैं समझता हूँ। तो बाकी जो अरब ममालिक की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है सऊदी अरब इन सब का जो है वो उस्ताद है बेसिकली, आपको तो पता है, आप बेहतर जानते हैं। तो मेरे ख्याल में बाकी अरब ममालिक भी अब इसराइल को तस्लीम करेंगे आगे जाके, ये मेरी जाती राय है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो भी करेंगे इसराइल को तस्लीम। जी। अच्छा, मैं जो एक चीज़ आपसे और पूछ रहा था साथ साथ, ये डीजल पार्टी और जमात इस्लामी, डीजल पार्टी की तो 100% फंडिंग वहीं से थी। जमात इस्लामी का आप तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे वो दौर याद है जब अमेरिका इनसे रिलीजियस बुक्स के नाम पे इनकी किताबें इंपोर्ट करते थे, मौदूदी साहब की, इनको वहाँ से फंडिंग होती थी। अयूब खान का शुरू का दौर था, और चूँकि डायरेक्ट हवाला हुंडी का उस ज़माने में इतना कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो इनको वहाँ से पैसे आए थे तो बाकायदा लीगल रेमिटेंस, और वो समंदर में फेंक दिया करते थे इनकी किताबें। तो आप इस मामले में क्या कहेंगे, क्या इनका रिएक्शन आएगा और क्या इनकी लाइफ रहेगी? अगर आपको आवाज़ आ रही है? मुझे आपका फर्स्ट बिट नहीं समझ आया, जो आपने जमात इस्लामी के बारे में कहा था ना, वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। उनका आपने क्या ऐड किया था? जमात इस्लामी का ये था कि किसी दौर में मौदूदी साहब हयात थे, इनकी किताबें जाती थी अमेरिका रिलीजियस बुक्स के हिसाब से, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट बुक जाती हैं उस तरह वो उस हेड में इंपोर्ट करता था। उस ज़माने में स्टेट बैंक बहुत सख्त था, डॉलर्स इस तरह हवाला हुंडी ये सड़कों पे बिकते हुए नहीं मिलते थे, बहुत सख्ती थी। तो इनको वहाँ से बाकायदा पेमेंट आती थी उसकी लीगल वे में, और ये पेमेंट रिसीव करते थे। जब इनका शिपमेंट जाता था तो ये वहाँ समंदर में किताबें अमेरिकन गवर्नमेंट फेंक दिया करती थी। तो इनको फंडिंग करने का वो एक तरीका था, इनको कवर अप देने का, वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखें, ये तो बात हम सब जानते हैं। अभी आपने देख लिया फजलुर रहमान साहब का, कि सारी जिंदगी इमरान खान को कहते रहे कि ये यहूदी एजेंट है, ठीक है। लेकिन अब आप देख लें उनका रवैया क्या है, कि वो बिल्कुल खामोश है इस मामले पे ना। यूएई को यानी कंडेम नहीं किया उन्होंने। तो आप जरा इमेजिन करें कि अगर यही इमरान खान ने कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, इन्होंने तो जो है वो धरना लेके आ जाना था, पहुंच जाना था, उतारो जी गवर्नमेंट खत्म करो, तो ये बात हो जानी थी। हमारी तकरीबन सारी जमातें जो हैं, कोई ईरान के साथ जुड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी का नेशनल अलायंस है ईरान के साथ, आपको पता है अच्छे तरीके से, उनके साथ भी जुड़े रहते हैं वो, आपको पता है उसकी वजह से, नुसरत भुट्टो की वजह से एक आपको पता है नेशनल बनता है उनका, तो हमेशा से उनके लिए नरम गोशा उन्होंने रखा है। हमारे जो उलमा हैं बहुत सारे वो सऊदी अरब की तरफ हैं, बहुत सारे ईरान की तरफ हैं, तो ये भी मिक्स है, बड़ी खराबी है। मैं समझता हूँ कि इस वजह से भी हमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि फंडिंग तो है ना, ये रुक नहीं सकती। आप कैसे रोकेंगे? अगर एक तबके को सऊदी अरब फंडिंग करता है, यूएई फंडिंग करता है, एक तबके को ईरान फंडिंग करता है, ठीक है, आप रोक नहीं सकते इसको, क्योंकि ये बड़े ताकतवर लोग हैं, इनके मदारिस हैं, इनमें लाखों लोग जो है आपको पता है बच्चे पढ़ते हैं, ये उनको लेके सड़कों पे आ जाएंगे, बड़ा यहाँ पे जो है ना अफरा तफरी हो जाएगी। तो हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन है जब ऐसा कुछ हो जाता है। और फिर इमरान खान की हुकूमत में, जिसके ऊपर पहले यहूदी एजेंट होने का जो है वो एक आपको पता है इल्जाम लगता है, तो एक खतरनाक सिचुएशन में मैं समझता हूँ अभी तक हुकूमत ने तकरीबन बैलेंस्ड बिहेव किया है इसके मामले में, और एस्टेब्लिशमेंट भी तकरीबन ठीक है। अभी जनरल बाजवा जब वापस आएंगे तो पता चलेगा सऊदी अरब में उन्होंने क्या बात की है, उनके क्या मामलात वहां पे जो है वो कुछ सेट हुए हैं नहीं हुए, या शाम कुरैशी की कुर्बानी मांगी जाएगी, क्या होगा, या आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि शीरी मजारी ने भी तो आपको पता है थोड़ी बात से दूसरी निकल गई है बात, कि मौका ढूंढते हुए उन्होंने भी एक हल्की सी चोट लगा दी है कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया कश्मीर के हवाले से, जब उन्हें लगता था कि शायद सऊदी अरब से अब शाह महमूद कुरैशी का इस्तीफा का मुतालबा आएगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है। मैं समझता हूँ फिलहाल जो हम ठीक जा रहे हैं, हमने कोई पंगा नहीं किया, कोई हमने यूएई को ये नहीं कहा हम आपसे सफारती ताल्लुकात खत्म कर लेंगे, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता ना। हमने सऊदी अरब से ये कहा कि आपकी आशीर्वाद से हुआ है तो हम आपसे भी ताल्लुकात खत्म कर लेंगे। मैं समझता हूँ ऐसे ही रहना चाहिए, हमें म्याना रवि से चलना चाहिए आगे, तो ठीक है हमारी पॉलिसी।
अच्छा, आप अब एक सवाल आपसे था, एनडीए में कराची और ये जो एक सैफ फरीकी कह लें, जनरल अफजल के नीचे बातचीत हुई। मुराद अली शाह भी थोड़ी देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एग्जेक्टिव पावर मेरे पास ही रहेंगे और कुछ चेंज नहीं होने जा रहा। तो आप क्या देख रहे हैं जरदारी की पेशी को, और वहाँ जो बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखबार नवीसों से बातचीत की, और एनडीए में और कराची को लिंक करेंगे ब्लैकमेलिंग के? देखिए, जो जो मुझे बात समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है, मैंने बड़ा गौर किया इस मामले पे। देखें, पीपल्स पार्टी ने 12 साल ज़ाया किए हैं कराची में, ठीक है, लगातार हुकूमत की है ना। बीच में तो चले मुशर्रफ था, एमक्यूएम का था और सारा कुछ बीच में ऐड था। उस टाइम काम भी हुआ, किसी हद तक जो है वो थोड़ा बहुत हुआ भी हाँ, कराची का काम। लेकिन अभी जब इन्होंने 12 साल जो ज़ाया किए हैं ना, अब इन्हें ये है कि अगर ये खुद भी काम करते हैं, इंसान के बच्चे बन जाते हैं, तो अब सारा हाँ, क्रेडिट वफाक को और एनडीएमए को जाएगा, फौज को जाएगा। अब ये हाँ, किसी सूरत ये होने नहीं देंगे, ये इसको रेजिस्ट करेंगे, ये मेरी जाती राय है। ये कभी जी, भी सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। कराची को बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से इनके पंजों हाँ, से निकालना पड़ेगा और उसके लिए फौज को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, ये मेरी राय है। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। अतर मिन्नुल्लाह साहब ने आज एक रिमार्क दिए हैं नवाज शरीफ जमानत केस में। उन्होंने कहा ईसीएल में गवर्नमेंट ने क्यों डाला इनको। मैंने थोड़ी कहा था, जब आप किसी को कह रहे हो कि ये 48 घंटे में मर जाएगा, इसको बाहर जाने दो, तो गवर्नमेंट ईसीएल से नाम ना निकालती तो क्या करती? मतलब अजीब किस्म के जोकर है ना हमारे जजेस ये, मतलब बहुत इज्जत और तकरीम के साथ, क्योंकि मैं वो अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन इंतहा दर्जे की ये जोकर रोजाना लतीफ़े सुनाते हैं कि ईसीएल से नाम क्यों निकाला। मैंने थोड़ी कहा था। आपकी राय नहीं, क्या है अब तो इसमें? मैंने जो जो रिपोर्ट हुआ है वो तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि देखें जी, अब तक आया क्यों नहीं, हमारे फैसले के मुताबिक तो वो इश्तिहारी है नवाज शरीफ। तो हाँ, वही बात है और कि रिमार्क उस टाइम जो क्या? अब हमें कहना नहीं चाहिए यहाँ पे, वही तौहीन का मसला बन जाता है। लेकिन उस टाइम तो यही थे जिन्होंने कहा था कि आप हमें स्टाम्प पेपर पे लिख के दें कि वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, और अब मजाक किया जा रहा है कि वो किधर गया। मतलब एक और तरफ शहबाज असल शरीफ का, एक तरफ ये देखें आप, एक तरफ शहबाज शरीफ का देखें, पिछले 4 महीने से उसको बार बार बुलाया जा रहा है अदालत में, वो कोई ना कोई बहाना, हाँ, डिले, जमानतें, वरना अब तक वो गिरफ्तार हो जाता शहबाज शरीफ। ये बिल्कुल सूरत सही बात। इसलिए बनी हुई है कि वही बात है कि कहीं ना कहीं बात तय हुई हुई है, कुछ ना कुछ मामलात हैं जो बड़े घर वालों से इनके कुछ, मुझे लगता है कुछ कुछ तय हुए हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ी रियायतें मिल रही हैं। केसेस खत्म नहीं होंगे, लेकिन इतनी रियायत मिल गई है कि ये जेलों में भी नहीं जा रहे फिलहाल, मुझे ऐसे लग रहा है। हाँ, बाकी आगे देखते हैं। इमरान खान की हुकूमत मुझे ऐसे महसूस होता है कि कोरोना के बाद स्ट्रांग हुई है, रेमिटेंसेज बढ़ गई हैं, अल्लाह का शुक्र है, एक्सपोर्ट फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। कोविड अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल हो गया, जो कि डर था, इदारों को भी डर था कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो हो जाएगा, हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे इसको, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वो भी अल्लाह का या, शुक्र है कि हो गया। तो इमरान खान की हुकूमत में समझता हूँ कोरोना के बाद बहुत मजबूत हो गई है इसकी जी वजह जी से। अब इस जी जी, मजबूती को अगर खान साहब इस्तेमाल करें और थोड़ी मैशत को और बेहतर करें, फिर वो बड़े घर वालों से भी और ज्यादा मनवा सकेंगे कि ठीक है, अभी आपने केस जी खत्म नहीं किया, एनआरओ नहीं दिया, अब इनको जी। जेलों में भी डालें, जरा अगला स्टेप की तरफ भी चले। मेरे ख्याल में वो स्टेप तब आएगा। अच्छा, कल शाम को मैं ट्विटर बड़ा एंजॉय कर रहा था, आप तो बड़े जी ठीक ठाक आदमी हो। वो किसी ने आपको जो छेड़ा, सिंथिया रिची ने, कि जी वो आपका तो दुबई का भी वो ऑपरेट करते हो, कभी लंदन से ऑपरेट करते हो, ये आप तो कभी बात ही नहीं कि वो क्यों बीच में आ गया और आप ही के बीच ही क्यों आई? डू यू थिंक अच्छा, ये बड़े घर वाले आपको उंगली कर रहे हैं? बस मुझे डू भी यू यही थिंक? पहले शक हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है ये उन्हीं के लिए काम करती है, तो मुझे ये शक हुआ कि मैं अक्सर बड़े घर वालों की बातें करता रहता हूँ। तो शायद उन्होंने सोचा है कि यार अब ये रहता है इंग्लैंड में, इसे अब हम पकड़ के कहीं गायब करेंगे तो मसला फिर इंटरनेशनल बन जाएगा, ज़ाहिर है। अब तो वो फिर पहले मुझे ये शक हुआ, लेकिन बाद में जो उसने शेयर की ना कि किस बंदे ने शेयर, उसके साथ शेयर किया है, तो वो हाँ, बंदा मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज करता रहता है जिसने उसको जो है वो गुमराह किया है। हाँ, हाँ, तो बात मुझे नहीं समझ आई, अगर बड़े घर वालों ने नहीं किया तो फिर मैंने तो बात को हर लिहाज से किया, लेकिन अगर बात कोई ज्यादा बड़ी तो फिर मैं यही कहूंगा कि भाई, आपके मुंह में जिसकी जुबान है उनसे कहें डायरेक्ट मुझसे बात करें, आप क्यों ये बीच में आके तो ये इल्जाम लगा रही हैं फजूल किस्म के। हाँ। मैं तो देखिए आराम से कल मेरा खुद भी इनके घर वालों के साथ घर पहुंचा, मैंने अपना ऑन किया लैपटॉप, देखा ट्विटर पे अजीबो गरीब तूफान मचा हुआ है बदतमीजी का। ये क्या हो रहा है, अजीबो मैं गरीब इस किस्म की बात है। जिंदगी में जिससे मैंने कभी बात नहीं की, वो देखो जरा कहां से कहां। वो तो सवाल ही नहीं था। मैंने भी आपको ट्वीट की थी कि बेटा घबराना नहीं बिल्कुल, लेकिन वक़ार एक तुम्हारे बुजुर्ग की हैसियत से मैं तो मशवरा दूंगा, कभी ट्रैप में नहीं आना इनके, कभी ट्रैप में नहीं आना। बेशक आपको ब्लॉक करना पड़ जाए, कोई दूसरा अकाउंट ट्विटर का खोल के उसकी अपडेट लेते रहो, उसके ट्रैप में नहीं आना। ही इज़ वेरी डेंजरस।
देखिए तो ट्रैप यही था ना, वो मुझे कह रही थी कि मुझसे फोन पे बात कर लो, मैंने कहा नहीं जी भाई जी मैंने बात करनी। तो हाँ ये ट्रैप होता है, क्योंकि मुझे क्या पता भाई कल को मुझसे फोन पे बात करके वो मेरी आवाज सॉफ्टवेयर से तब्दील करके कोई भी बात निकलवा ले, बीच में डाल ले। भाई तुम्हें जिस हाँ, मसले से मसले सारे सबूत रख दो सोशल मीडिया पे लोगों के सामने, लोगों को पता चल हाँ, जाएगा किसने किया तुम्हें कॉल। तो अच्छा। अब ये आखिरी चीज़ सिर्फ एक है, आप हमारे जो देवबंदी उलमा हैं पाकिस्तान जी में, हम भी किसी न किसी नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा भी बुनियादी तौर पे, क्योंकि जिस घर में पैदा हुआ देवबंदी नज़रिए के थे, वो हकीकत से करीब लगा, तबलीगी जमात करीब लगी। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की एक मैं 5-7 दिन पहले वीडियो देख रहा था, थी वो पुरानी। उन्होंने कहा बात यह है कि अगर हम जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान को सपोर्ट ना करते, पूरा पाकिस्तान आज हिंदुस्तान में मर्ज हो चुका होता। ये मतलब ये इस किस्म के बयानात क्यों आते हैं? ये तो बड़े मोतबर आदमी हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, तो उनकी ज़बान से ऐसा ना हो। मैंने वीडियो देखी, ये नहीं मैंने कोई ट्वीट देखा, ऑडियो देखी हो, वीडियो देखी उनकी। बस देखें, अब ऐसे बात करते हैं फिर लोग इशू बना लेते हैं, हर किसी के फॉलोअर्स होते हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा कि इंतहाई अफसोसनाक बात है ये, मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि फजल रहमान का एक और क्लिप भी चल रहा था, वो हालांकि मुझे लगता है शायद गलतफहमी की बुनियाद है, जिन्होंने कहा था कि हमारे बगैर रियासत मुकम्मल नहीं हो सकती। मुझे इस तरह वो का उसने उनका कहा, और कल क्लिप एक मैंने चल वीडियो लगाई, मैंने 1 मिनट बाद डिलीट कर दी। मेरी गालियाँ देने की आदत नहीं है। फौज को जो इसने गालियाँ दी थी कल फजल रहमान ने, मेरे पास वीडियो आई थी, कहा था तुम बंगाल कैसे दिया था वो सिखाओ, हथियार डालना सिखाओ हमें, हमें लोगों को अगवा करना सिखाओ, तुम क्या कुछ करोगे, तुम तो कुछ नहीं आता। मैंने बड़ी गालियाँ दी थी, लेकिन मैंने हटा दिया। तो ये इमरान खान ढील कब तक देगा? जब तक बड़े घर वाले नहीं चाहेंगे। और ये गंद जितना भी अब जमा हुआ है, नवाज शरीफ से लेके और जरदारी, जरदारी को आप जोड़ लें जनरल कियानी से, नवाज शरीफ को जोड़ लें जनरल जिलानी से, और ये डीजल को जोड़ लें अफगान जिहाद से, ये आज हमारे गले नहीं पड़ गए? क्या चीज हमारे गले नहीं पड़ गई? डीजल, नवाज शरीफ और जरदारी, जो बड़े घर वालों के पाले हुए बच्चे थे ना, ये तो आज हमारे गले पड़ गए। भाई राजदान है ना, मसला यही है कि एक दूसरे के राजदान है, बड़े बड़े राज हैं, हाँ बड़े बड़े मिल बांट के सबने खाया हुआ है। अफसोस से कहना पड़ता है सबने मिल बांट के खाया हुआ है, सबके इस हमाम में सब नंगे हैं। तो फिर अकेला इमरान खान जो है वो क्या क्या किस किस से अब टक्कर ले? अब देखें ये जो सही बात। आईपीपी का माफिया, इससे टक्कर लिया है, बड़ी मुश्किल से मुआहदे थोड़े बहुत को चांस बना है कि रीनिगोशिएट हो जाएंगे, अल्लाह करेगा। हाँ उम्मीद एक हाँ जागी इंशाल्लाह। है, देखते हैं अब आगे चल के क्या होता है। उम्मीद तो है एक अच्छे की, पर दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक मदद फरमाए। इमरान खान की नीयत तो अच्छी है। आगे अब बिल्कुल। हम क्या कह सकते हैं कि अब बड़े घर वालों का अब काम बनता है कि सबको इनको छोड़ के सिर्फ रियासत को आगे लेके चलें। इन लोगों की जी यकीन माने हमें जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि बड़े घर वालों को अब तक ऐसे लगता है कि वो हाँ ये जरूरी है रियासत के लिए, यानी शरीफों को जरदारियों को बचाना जरूरी है। मेरे ख्याल में नहीं जरूरी। मेरे ख्याल में क्लोज होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हमें नौजवानों को आगे लाने देना चाहिए। नई सियासी पार्टी आप किसी की भी मदद कर दें, भाई करारुल हसन है, वो मैं समझता हूँ वो हाँ सियासत में आने के लिए अपनी इंटेंशन रखते हैं, भाई उसको बूस्ट कर दो यार, एस्टेब्लिशमेंट हाँ उसको पकड़ ले, बूस्ट कर दे उसको भाई। हाँ, वो जवाद सही अहमद बात है, है। वो इमरान खान के खिलाफ है, चलो यार उसको बूस्ट कर दो, पर किसी नए हाँ बंदे को लाओ भाई, अब इन सब से जान हाँ, छुड़ाओ हमारी। सही बात है। आप आपकी वापसी कब तक है? सितंबर? सितंबर में इंशाल्लाह, जब छुट्टियां खत्म होंगी। इंशाल्लाह। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। आजकल काफ़ी बिजी हैं, ज़ाहिर बात है, पर्सनल काम भी होते हैं। आपसे फिर इंशाल्लाह हफ्ता 5 दिन में फिर मुलाकात रहेगी। अपना इंशाल्लाह ख्याल इंशाल्लाह रखें, दुआ में इंशाल्लाह याद मुलाकात। रखें। थैंक यू आप भी वेरी मच अपना बेटा। ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।